हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो नई अपनी सीरीज शुरू हुई है लूसेंट समान ज्ञान की, जिसमें हम लोगों ने आपके बिहार दरोगा, बीपीएससी और अन्य सभी एग्जामों में आपने ये बुक पढ़ा है, बहुत बार पढ़े होंगे, अन्य जगह भी पढ़े होंगे। पर हमने इस वीडियो में ये थोड़ा सी प्रयास किया है कि आपने जो कुछ पढ़ा है, इसमें कंटेंट जो दी गई है उससे हट करके भी आपको इससे बैक सपोर्ट में रखते हुए कुछ एडिशनल ऐड करके देने का प्रयास किया। आपने पीछे बहुत बार वीडियो पढ़े होंगे, बुक पढ़े होंगे, पर ये कुछ अलग हट करके है। आप एक बार वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएंगे इसके मतलब क्या है। इस वीडियो में हमने इसके पहले दो और पार्ट दिए हैं, जिसमें कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा है। जहाँ तक आपके पहले पार्ट में हमने चौथे चैप्टर तक कंप्लीट किया था, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है मौर्य साम्राज्य तक। आज का जो पार्ट होगा वो तीसरा पार्ट होगा, जहाँ पर हम ब्राह्मण साम्राज्य से शुरू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा और ज़्यादा ही ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करते चलेंगे। और आप शुरू करने से पहले आप एक बार जय हिंद जरूर कमेंट में टाइप करेंगे, और जाने से पहले भी एक बार जरूर कमेंट में जय हिंद टाइप करेंगे। तो आशा करेंगे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और आगे की वीडियो भी आप कंटिन्यू हमारे साथ देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से आप कमेंट में जय हिंद टाइप कर दीजिए। और आज देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। चलिए देखेंगे, हम लोग पिछले क्लास तक मौर्य साम्राज्य तक हमने पीछे के सभी क्लासेज में देखा था। आज होगा ब्राह्मण साम्राज्य, और ब्राह्मण साम्राज्य से आगे की क्लास जहां तक जा सकती है जाएगा। क्लियर। तो देखेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य में कहता है कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था, इसलिए अगला जो वंश कहलाया वो ब्राह्मण साम्राज्य कहलाया। पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ को मार करके एक नए वंश की स्थापना किया, जिसे हम ब्राह्मण वंश के रूप में या ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में या शुंग वंश के रूप में जानते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो विदिशा में स्थापित किया था, और इंडो यूनानिक शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसे किया है? मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके भी ऐसे प्रश्न और दिखाई देंगे। शब्द आ रहा है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। ऐसे आगे जाएंगे तो आपको सातकर्णी के बारे में भी चर्चा मिलेगा सातवाहन में। तो इस चीज को रिलेट करके रखे रहेंगे कि किसने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसने? तो पतंजलि ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति था, और इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर एक नए वंश की नींव पड़ती है, जिसका नाम होता है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक के रूप में कौन होता है? वासुदेव। वासुदेव कौन? जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति का हत्या करने वाला था। और कण्व वंश के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी हमें और भी कहीं भी नहीं मिलता, जिस प्रकार से यहाँ पर भी दिया है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा सुशर्मा। कौन होता है? सुशर्मा होता है कण्व वंश का अंतिम राजा। आगे देखेंगे, अगला जो है सातवाहन वंश। अगला जो वंश है हमारा वह है सातवाहन वंश के नाम से जिसे जाना जाता है। तो सातवाहन वंश की अगर बात करें तो सातवाहन वंश जो है यह कण्व वंश के बाद आती है। कब आता है? सातवाहन वंश कण्व वंश के बाद आता है, जो कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन या आंध्र वंश जिसे कहा जाता है, शासकों ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान में बनाया था। और प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान स्थित है। इसके बारे में ये कहा गया है कि प्रतिष्ठान जो है वर्तमान के जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक में कौन कौन से थे? तो सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी सातवाहन वंश के शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसूय यज्ञ करवाया था। ध्यान देंगे, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो सातकर्णी ने करवाया। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सातवाहन वंशों के शासक जो थे, इसने क्या किया था कि अपने समय में प्रसिद्ध इतिहासकार जो इसके समय का था,
कौन कौन? तो एक था साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़, दूसरा हाल ने एक पुस्तक लिखा था गाथा सप्तशती, हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नाम की पुस्तक का रचना किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन तथा कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया और सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करता था उसे कहाँ से मंगवाता था? रोम से मंगवाने का काम करता था। सातवाहन जो भी सिक्का ढालता था, खास करके शीशे का, इसलिए कहा जाता है कि इस शीशे का सिक्का किसने प्रचलित किया था? तो सातवाहन ने। ये शीशा ढालने की जो लाया जाता था शीशा, वो कहाँ से? रोम से मंगवाता था। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन ने ही शुरू किया था। किसने शुरू किया? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन ने शुरू किया। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। हमने पीछे जब पढ़ा था तो प्राकृत किस धर्म का था? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? प्राकृत भाषा किसकी थी? जैन धर्म से संबंधित है प्राकृत और बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली। जी, प्राकृत को हम अर्धमागधी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं याद रहता है तो आप थोड़ा सा एक बना सकते हैं ट्रिकी में। बौद्ध को जब हम लिखते हैं तो 2 अक्षर आता है और पाली में भी 2 अक्षर रहता है। इससे आप एक रिलेट कर सकते हैं। और प्राकृत जब हम लिखते हैं तो प्राकृत का 3 के तुलना कर दीजिए महावीर का, तो 4, 3 का 4 से और 2 का 2 से तुलना करके आप इसको एक हद तक याद रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई मैथ नहीं है कि ट्रिक है। ठीक, हाँ, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि कौन सी हो गई? ब्राह्मणी हो गई। कहता है कि सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास होता है। मातृतंत्र यानी कि महिला की प्रसिद्धता थी। और कहा जाता है कि सातवाहन जो था महिला तंत्रात्मक था, यानी कि मातृतंत्रात्मक था। और उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर मिलता था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। लेकिन सातवाहन का जो कुल था वह पितृतंत्रात्मक था, यानी कि जो पितृ के रूप में जो सातवाहन का जो वंश चल रहा था वो पिता के अनुसार चल रहा था, क्योंकि सिंहासन पर उसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। इससे पहले मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक हम लोगों ने पढ़ा था। कौन से, किससे संबंधित है मातृ और पितृ? वैदिक काल में और सिंधु सभ्यता में। वैदिक काल क्या था, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक? सिंधु सभ्यता जो था वो हमारा मातृ था, और आर्य लोग जो था वैदिक सभ्यता वो पितृ प्रधान था। चलिए आगे आएंगे। कहता है कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। किसको सौंपा? गौलमिक को सौंपा। और गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों में कार्ले का चैत्य, अजंता का एवं एलोरा की गुफा और अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। जितने भी थे वो सभी सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। ये सभी को ध्यान में रखिएगा, आगे अभी और आएगा, हमें कुछ और भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसको फिर रिलेट करेंगे वहां पर। तो ये दक्षिणापथ की स्वामी के नाम से किसे जाना गया? तो सातकर्णी और सातवाहन वंश को। कहता है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम सातवाहन ने किया। एक बीच में देखेंगे चेदी वंश है। चेदी वंश के बारे में कहता है, चेदी वंश जो कि कलिंग का था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किया है। जो कि कहता है कि अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। कहाँ पर? चेदी राजवंश का उदय कलिंग में हुआ। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। और खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था, इसलिए कहा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा है? तो खारवेल ने लिखा है। खारवेल जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया है। उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया है? तो कलिंग हाथी गुम्फा अभिलेख वाला
जो खारवेल था इसने करवाया था। अब 17 नंबर पॉइंट देखेंगे, भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्यों के बारे में जाने तो इसकी क्रम होती है, जिसमें कि सबसे पहले हिंद यूनानी आता है, फिर शक आता है, फिर पल्लव आता है और फिर कुषाण आता है। और ये सीरीज जब आगे चलता है तो हमें कुछ युग के बारे में जानकारी मिलेगा, संवत के बारे में जानकारी मिलेगा, और तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का कुछ क्रम जो है, सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। कहते हैं सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। किसने? सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित जो साम्राज्य था इसको किसने? एंटियोकस प्रथम। किसका उत्तराधिकारी है? सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी है। कहता है कि एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया था। ध्यान में रखना होगा इसको कि बैक्ट्रिया के युद्ध का नेतृत्व किसने किया है? डियोडोट्स प्रथम ने किया था। और बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ कुछ राजाओं ने भी शासन किया। वो कौन था? तो डियोडोट्स द्वितीय, यूथिमेड्स, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिओलकिड्स और हर्मिक्स। इसमें से डेमेट्रियस और मिनांडर का नाम याद रखिएगा, ये सभी हिंद यूनानी लोग हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किया था वह बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया, और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। साकल को किसने? तो हिंद यूनानियों में डेमेट्रियस जो था इसने राजधानी बनाया था साकल, और इसे ही हम हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर राजधानी बनाया बैक्ट्रियाओं ने? तो साकल में बनाया था। आगे देखिए तो कहता है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात हुआ मिनांडर। मिनांडर कौन था? तो हिंद यूनानी शासकों में एक था। तो ये मिनांडर जो कि 165 से 145 ईस्वी पूर्व, अभी हम बीसी के पेज चल रहे हैं, तो ईस्वी पूर्व में था। और इसकी राजधानी साकल जो कि वर्तमान का सियालकोट जो कि वर्तमान का पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, साकल उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा जो दिए गए उत्तर है, ये सभी एक पुस्तक में इसको रखा गया है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है। मिनांडर और नागसेन के बीच का जो कुछ संवाद हुए थे। आगे देखेंगे क्या कहता है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनकी जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि सिक्का कौन किसने जारी किया है। यानी कि उस समय जो हिंद यूनानियों के द्वारा जो सिक्का जारी किया जाता था, वो सब पर जो राजा हुआ करता था वो अपना प्रतीक के कुछ न कुछ बना दिया करता था, जिससे कि समझ में आ सके कि कौन सा सिक्का कौन से हिंद यूनानी शासकों ने बनाया है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखेंगे, सोने का सिक्का का जब बात करेगा तो हिंद यूनानियों ने, सीसा का सिक्का का बात करेगा तो सातवाहनों ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जाना जाता है। किसने चलाया? हिंद यूनानी शासकों ने चलाया। कहाँ चलाया? तो भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में, यानी कि पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत अगर हम बोले तो आपका जम्मू कश्मीर राजस्थान वाले क्षेत्र का, जो राजस्थान से ऊपर का जो क्षेत्र सब हम मानते हैं, उधर चलाया था। और भारत में गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, गांधार कला। नोट कहता है कि यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यवनिका किसे कहा जाता है? तो पर्दा जो हुआ करता है, जो पर्दा जो हम लोग अभी जो वर्तमान में एक पर्दा प्रथा आपने सुना होगा, या जो अभी
कह सकते हैं घर में जो पर्दा लगा देते हैं। नाटक वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता था, होता है कि पीछे कलाकार अपना कुछ भी तैयारी करते हैं और आगे से पर्दा लगाया हुआ रहता है। तो ये सभी की शुरुआत किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। और हिंद यूनानियों के द्वारा जो पर्दा है उसको यवनिका कहा जाता है। तो ये थे भारत के यवन राज्य में हिंद यूनानी के बारे में हमने चर्चा किया है। उसका दूसरा जो आक्रमणकारी होता है, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी शक के बारे में अगर हम जानकारी ले तो कहता है कि यूनानियों के बाद जो आता है वह शक आता है। यूनानियों के बाद कौन आएगा? शक आएगा। और शक जो है इसकी कुल 5 शाखाएं होती है और हर शाखा की जो राजधानी है वो भारत और अफगानिस्तान में होती है। शक टोटल 5 भागों में बटा, जिनमें कहता है कि पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी ने पंजाब, तीसरी ने मथुरा, चौथी ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। कहाँ पर? पहला शाखा जो था अफगानिस्तान का, दूसरा जो शाखा बनाया वह पंजाब में बनाया जिसकी राजधानी हुआ करता था तक्षशिला, तीसरा बनाया मथुरा में, चौथा बनाया पश्चिमी भारत में यानी कि आपका पश्चिम भारत बोले तो गुजरात राजस्थान के हिस्सों में, और 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में बनाया था। प्रथम शक राजा के रूप में मो को जाना जाता है। शक जो लोग थे ये सभी मध्य एशिया से आने वाले लोग थे और ये चारागाह की खोज में मूलतः भारत आए थे चारागाह की खोज में। धीरे धीरे ये लोग अपना आधिपत्य जमाता गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक शब्द आएगा कि 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 58 ईसा पूर्व में एक राजा हुआ जिसने कि शकों को पराजित किया और पराजित करके वो बाहर भगाया, तो उस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि मिला और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर आपको 57 लिखा हुआ मिलेगा, 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत शुरू हुई, विक्रम संवत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है विक्रम संवत जो कि शकों के द्वारा शुरू की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे तो एक जगह पर हमें शक संवत मिलेगा और शक संवत को भी ध्यान में रखिएगा, वो कौन शुरू किया था आगे हम जानेंगे उसके बारे में। कहता है कि उसी समय यानी कि विक्रम संवत की जब शुरुआत हुई 57 ईस्वी पूर्व में, तो विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया और इसमें भारत के कुल शासकों में 14 ऐसे शासक हुए जिसने कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। मगर सबसे प्रमुख जो विक्रमादित्य कहलाया वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। क्लियर? आगे कहता है कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। चांदी के सिक्के भारी संख्या में किसने जारी किया? तो वह था शक लोगों ने जारी किया था। शकों का सबसे प्रतापी राजा के रूप में रुद्रदामन प्रथम था। ध्यान रखेंगे रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो वह है शक से, और जिसका शासन काल जो था यह 130 ईस्वी से 150 ईस्वी, यानी कि अब जो हम प्रवेश कर रहे हैं शकों के साथ, यह है हमारा ईस्वी के आसपास का। गुजरात के बड़े भाग में था और इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो कि मौर्यों के द्वारा बनाया गया था उसका जीर्णोद्धार करवाया है। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। जीर्णोद्धार का मतलब होता है जो बना हुआ रहता है उसको फिर से निपाई पुताई करके उसको फिर से पूर्णोद्धार या जीर्णोद्धार कर देना। कहता है रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, विशुद्ध का मतलब एकदम शुद्ध जो होता है, शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हुआ करता था। यानी कि रुद्रदामन प्रथम जो आया ये ऐसा शासक हुआ जिसने कि अभिलेखों को लिखने की प्रक्रिया को प्राकृत भाषा से हटा करके संस्कृत भाषा की ओर ले
गया और शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई जो पहली अभिलेख हुई वह हुई गिरनार अभिलेख, जो कि सबसे लंबा अभिलेख के रूप में संस्कृत भाषा के अनुसार जाना जाता है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वह कौन सा शासक या वह कौन सा वंश था जिसने अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जानता था। किसे कहा गया था दक्षिणापथ का स्वामी? सातवाहन राजवंश जो था, सातवाहन राजवंश को हम दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से जानते थे और ये जो है क्षत्रप के रूप में जाना गया शक को। तो ये दो रिलेट करेंगे, आगे एक और मिलेगा उसे भी आप रिलेट करेंगे, आगे हम लोग उसको रिलेशन बनाएंगे। बीच में एक दिया गया है पार्थियाई या पहलव, यानी कि तीसरा जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला व्यक्ति हुआ वह है पल्लव, जिसे हम पार्थियाई कहते हैं। कहता है कि पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि वही पश्चिम और उत्तर के भारत में शकों के आधिपत्य के बाद, यानी कि शक के बाद जो आया वह पार्थियाई लोग हुआ और पार्थियाइयों का सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में गोंडोफर्निस था। कौन था? गोंडोफर्निस। और इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। सेंट टॉमस कब आया था? तो गोंडोफर्निस के समय में या पहलव के समय में या पार्थियाई वंश के समय में आया था प्रचार करने। और पार्थियाई लोग भी कहाँ के थे? तो मूलतः ईरान के थे। और उस समय इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी पार्थियाइयों का? तो वह था तक्षशिला में अपनी राजधानी को बनाया था। आगे देखेंगे अगला जो वंश है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पीछे के वंशों से के अलावा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। कुषाण वंश की अगर बात करें तो पल्लव के बाद आता है कुषाण, यानी कि हम पर जो विदेशी आक्रमणकारी था सबसे पहले हिंद यूनानी आया, उसके बाद आया शक आया, उसके बाद पल्लव आया और उसके बाद कुषाण आया। HSPK ये ध्यान में रखेंगे। तो कुषाण की अगर बात करें तो कहता है कि कुषाण लोग यूची और तोखरी के नाम से भी जाना जाता था और यूची कबीला जो था वह कुल 5 भागों में बटा हुआ था और उन्हीं 5 कबीलाओं में से एक बना कुषाण। यूची कबीला का 5 भाग और उस 5 में जो हम पर आया यानी कि भारत आया वह आया कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन होते हैं? कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसस। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा के रूप में जो पूछेगा तब कनिष्क, यानी कि कुषाण वंश का स्थापना करने वाला व्यक्ति कुजुल कडफिसस और सबसे ज्यादा प्रचारित होने वाला जो शासक हुआ वह कनिष्क हुआ, जिसने कि अपनी राजधानी के रूप में पेशावर या पुरुषपुर को बनाया, जबकि कुषाणों की दूसरी राजधानी भी हुई और ये दूसरी राजधानी कौन सी होती है? मथुरा होती है। मथुरा शुरू से ही ये कहीं ना कहीं आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी से होते हुए ये एक अपना प्रसिद्ध केंद्र के रूप में उभरता हुआ आया है। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी भी कौन सी है? मथुरा है। अगला है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी, कनिष्क ने जो कि गद्दी के पर बैठने के समय में, अब हम लोग ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान में रखेंगे ये सभी ईस्वी की बात है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो कहलाया शक संवत। कौन सी संवत? शक संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हम प्रयोग करते हैं, यानी कि भारत सरकार प्रयोग में लाती है। अब देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है लोगों को। शक वंश के समय में जो जारी किया गया वह संवत होती है विक्रम संवत, जबकि कनिष्क के समय यानी कि कुषाण वंश के जो समय शुरू किया गया वह कहलाता है शक संवत। उल्टा है और अधिकतर लोग यही करते हैं, शक संवत वाला को शक ही मार देते हैं। शक वंश ने शुरू किया था, तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया? तो शकों ने शुरू किया था 57 ईस्वी पूर्व में। एक ईस्वी पूर्व में है और एक ईस्वी में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोनों के बीच का अंतर जो होता है शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्षों का होता है। कहता है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था।
कहाँ हुआ था? तो कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन थे? वसुमित्र थे, जिसने कि इसकी अध्यक्षता किया था, और अश्वघोष जो थे वह उपाध्यक्ष थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जब जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में जब बटा था तो महायान का अनुयायी बना था कनिष्क। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कौन सी स्वर्ण मुद्रा? भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला व्यक्ति कुषाण शासक, जिसकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है। सोने के सिक्का जारी करने वाला भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी, जबकि सबसे ज्यादा सोने की मुद्रा लाने वाला कनिष्क यानी कि कुषाण। और जो कुषाण के समय में जो जारी किया गया था, गुप्त के समय में भी जो स्वर्ण मुद्रा आया था उससे भी ज्यादा दमदार था, यानी कि क्वालिटी वाला था। कनिष्क का राजवैद्य जो आयुर्वेद का विख्यात एक व्यक्ति था चरक, और चरक की पुस्तक है चरक संहिता, है ना। और एक जीवक था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जीवक को, किसके समय में था? बिंबिसार के समय में। जी हाँ, कहता है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से महाविभास सूत्र को कहा जाता है। व्यक्ति का नाम नहीं है, ये रचना है महाविभास सूत्र। उसको किसने? तो वसुमित्र ने लिखा था। वसुमित्र वही जो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित लिखा था। बौद्ध का रामायण कहलाता है बुद्ध चरित। वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत कांस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, और नागार्जुन ने इसी में सापेक्षता का सिद्धांत को दिया था माध्यमिक सूत्र में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई, और कुषाण वंश का अंतिम शासक फिर बना अंतिम शासक वासुदेव। और नोट में देखेंगे कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण वंश के जो राजा हुए वो देवपुत्र कहलाए। शक वंश के राजा क्या कहलाए? शक का राजा क्षत्रप कहलाए। दक्षिण पंथ का राजा किसे कहा गया? दक्षिण पथ का राजा किसे कहा गया? सातवाहन को कहा गया। ठीक है, तीनों रिलेट हो गया। अब आगे देखेंगे। कहता है कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में होता है? तो कनिष्क के शासन काल में होता है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? तो कुषाण था। और कुषाण राज्य साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन भी किया गया था। नोट में क्या देता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। क्लियर है? अब आगे देखेंगे गुप्त साम्राज्य यानी कि 20 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक हुआ श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक था। इसका अब कंटिन्यू जितना शासक आएगा वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ले करके आता है, और अपने दिमाग में भर के रखना पड़ेगा। हम लोग को ये भर के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। इसका उत्तराधिकारी हो गया घटोत्कच, जो कि 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का जो प्रमुख सम्राट हुआ वह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी थी उससे विवाह किया, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की है 319 से 320। इससे पहले हमने 2 संवत देखा था। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत शक ने किया, और शक संवत की शुरुआत कुषाणों ने किया। जी,
बिल्कुल। आगे है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 में गद्दी पर बैठा। आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिण वर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यानी कि आर्यवर्त यानी कि उत्तरी भारत के लोगों को 9 शासकों और दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजय के कारण इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहता है कि समुद्रगुप्त का तरवारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को लिखा था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है? तो वह किया है हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त जो था ये विष्णु का उपासक था और वो क्या था कि संगीत प्रेमी था। उसने अपने सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। बीच में इसका छूट गया था, क्या आगे है? आगे है, अच्छा आगे में था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हो गया हरिसेन, विष्णु का उपासक है, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था, संगीत प्रेमी था, बीना वादन करते हुए उसको दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, जिसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त से और याद रखिएगा, इसको कुछ और भी नाम है, विक्रमांक है, अश्वमेधकर्ता है, परम भागवत है, ये सभी उपाधि भी उसने लिया था, और कविराज भी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक हुआ समुद्रगुप्त ही था। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके विजय के उपलक्ष्य में? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्का किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। आगे कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ था। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो कि 455 से 467 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने ही पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने ही पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूनों का आक्रमण हुआ। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है कि हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। आगे देखेंगे, कहता है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। देश के शासक को गोपना कहा जाता है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक थे। दूसरी प्रशासनिक इकाई कहलाता था भुक्ति, जिसका शासक हो करता था उपरिक। भुक्ति के नीचे विषय था और उसका प्रमुख कहलाता था विषयपति। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था, और जो छोटे छोटे साधारण कर्मचारी होते थे उसे चाट और भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट और भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन जो है ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, और अन्य सदस्य महतर के नाम से जाना जाता था। ग्राम समूहों की जो छोटी इकाई है उसको पेठ कहा गया है। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र, ध्यान दीजिएगा, गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। इसमें कहता है कि भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग लिया करता था, और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि प्रदान की जाती थी। जैसे क्षेत्र जो कि कृषि करने योग्य होता था, वास्तु जो कि रहने के लिए, वास करने के लिए, चारागाह जो पशुओं के चारा के लिए, सील कहा जाता था जो जोतने योग्य नहीं हो, यानी कह सकते हैं हम डायरेक्ट बंजर।
शील भूमि कैसे है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और अप्रहित यानी कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जंगल वाला भूमि को अप्रहत कहा गया है। गुप्त काल के कुछ मंदिर हैं। विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के तिगवा में। शिव मंदिर यह भी मध्य प्रदेश के नौगौदा भूमरा में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नगौद मध्य प्रदेश में है। और भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि ईंटों द्वारा बनाया गया है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। मतलब कि जो गुप्त साम्राज्य था उसमें श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक, ज्येष्ठक मतलब होता है बड़ा। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन जो था महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे ज्यादा सोने के सिक्का किसने जारी किया? गुप्त राजाओं ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया है। दिनार क्या है? तो सोने के सिक्का है गुप्त काल का। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायस्थ का वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति। कायस्थ का जो वर्णन है जातिगत रूप में जो किया गया है ओसनम संस्कृति में किया गया है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जाति के जो है सवर जाति के लोग। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण, ध्यान देंगे, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, और जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने की बात कही गई है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। अब हमें जल्दी से बताइएगा अमाजू कौन थी? अमाजू और रूपा जीवा। ठीक है, और रूपा जीवा कौन थी? रूपा जीवा, रूपा जीवा कौन, क्या कहलाती थी? हाँ, जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाए, जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाता है। हाँ, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को कहा गया था रूपा जीवा, जो कि मौर्य काल से संबंधित है, और अमाजू जो कि वैदिक काल से संबंधित है, जो कि जीवन भर अविवाहित रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया है कि जो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करती थी उसको गणिका कहा गया है, और जो बूढ़ी वेश्या होती थी उसको कुटनी कहा जाता है। कुटनी शब्द आज भी हम लोग यूज करते हैं, हमारे अपने यहाँ यूज होता है, सुने हैं। आगे कहते हैं कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। गुप्त साम्राज्य का राजधर्म क्या है? तो वैष्णव धर्म है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, और यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किससे? तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16-17 गुप्त काल का। 29 गुफा है जिसमें 6 गो बचा है, उसमें से 16-17 गुप्त काल का है, और इनमें गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी की जानकारी है। मरनासन राजकुमारी 16 नंबर पे। कहता है गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटना उद्धृत की गई है, उद्धृत है। गुफा संख्या 17 में बुद्ध से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। गुप्त काल से ही संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी कौन हुआ? आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी। जीवक किसके काल में था? जीवक था बिंबिसार, और एक कौन था? धनवंतरी हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। एक और था ना,
हाँ, कुषाण के समय में कौन था? चरक था। तो ये 3 गो आ गया चिकित्सक, चरक, जीवक और धन्वंतरी। चरक हो गया कुषाण के, जीवक हो गया किसमें? बिंबिसार में, और धन्वंतरी हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय में। आगे, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र यानी कि संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा आता है। किसका? बाइबिल के बाद पंचतंत्र का स्थान दूसरा आता है। कहता है इससे 5 भागों में बांटा जाता है। किसमें? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिक्षाकारित्व। कहता है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे बराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, ये सभी। आगे कहता है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। पुराणों में संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा गया है। याज्ञवल्क्य के नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। ये सभी स्मृति है, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ये सभी गुप्त काल से संबंधित है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल से। त्रिमूर्ति में कौन आता है? कौन कौन आते हैं त्रिमूर्ति के अंतर्गत? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति। हाँ, वो आगे देखेंगे। कहता है कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल से संबंधित है। भास का जो 13 नाटक है उस गुप्त काल से संबंधित है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या के प्रेम वर्णित है। पहले भी प्रेम विवाह चलता था ना। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है मृच्छकटिकम। कहा जाता है कि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा, सब प्रेमियों की कथा लिखने में लगा हुआ था। प्रथम भारतीय रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। और ऐसी दूसरी रचना भागवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा स्वर्ण युग आगे आएगा, हिंदी का, स्थापत्य का, ये सभी आगे चल के। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है। आगे है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। कहता है गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, गुप्त के बाद उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो इनमें कौन कौन से हो गए? इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधि भी धारण किया था। प्रभाकर वर्धन ने। आगे देखते हैं क्या कहता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा था ग्रह वर्मा के साथ कर दिया गया था। होता यह है कि मालवा का शासक हुआ देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। ग्रह वर्मा कौन? तो राजश्री का पति। और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन जो कि राजश्री का भाई था, उसने देवगुप्त को मार दिया, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी, एक दूसरे के बदले। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और उसने शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। शशांक कौन? जो कि मौखरी शासक था, उसको पराजित किया।
हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी के नाम से जाना जाता है, और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ के संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष जो है 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष यानी कि जो गौतम बुद्ध के जो दांत का अवशेष था उसको बलपूर्वक प्राप्त किया, और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक माने जाते हैं, जिसमें कि प्रारंभ में जो हर्ष भी जो था अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। बाद में जब ह्वेनसांग से मिला तो उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान लिया और राजाश्रय दिया, साथ ही साथ उसे पूर्ण बौद्ध भी बन गया था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया, और हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना गया, और हर्षवर्धन जो है खुद छठे समारोह में भाग लेने गया था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने किया, और कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक को लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश पर शासक था यानी कि राजा था। कहा जाता है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहा जाते थे। उसके सामने मतलब बराबरी के जो राजा हुआ करता था उसे महाराज या महासामंत कहा गया। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। नोट में है कि हर्षचरित ने प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द लाया। लोकपाल शब्द हर्षचरित ने लाया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था एवं दंड पाशिक एवं दांडिक पुलिस विभाग में अधिकारी होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में कौन कौन, तो भंडी कहा जाता प्रधान सचिव को, सिंहनाद कहा जाता था प्रधान सेनापति को, कुंतल कहा जाता था अश्वसेना का प्रधान को, और स्कंद गुप्त कहा जाता था गज सेना का प्रमुख को। आगे कहता है कि अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित ने सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख किया है, और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये थे आज की पूरी क्लास। इसके आगे की क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो पार्ट 4 आएगा, और पार्ट 4 हमारा आखिरी होगा प्राचीन भारत के इतिहास का। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से हम लोग अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे। जाने से पहले एक कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे, और अपने आप को और देश को गौरवान्वित करने के लिए ये शब्द आपको जरूर टाइप करने चाहिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। इसके पहले के पार्ट आप नहीं देखें तो जरूर देख लेंगे। सभी आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।